आपने अपने रिटायरमेंट को प्लान करना शुरू कर दिया है? जब रिटायर होंगे और एक कांस्टेंट सैलरी की स्ट्रीम नहीं होगी तो पैसे कहां से आएंगे? खास तौर पर अगर आप 20s में, तो आपको लग सकता है ये क्या मैं बोरिंग सी बात लेकर बैठ गई हूं, लेकिन ये बोरिंग नहीं, जरूरी बात है। और 20s में जो लोग हैं उनके लिए तो ये स्पेशल बात इसलिए है क्योंकि आप जितनी जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करेंगे, अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करना शुरू करेंगे, उतना अच्छा होगा। और कोई भी आड़े तिरछे प्रोडक्ट में आपको पैसे डालने की जरूरत नहीं है जिसका आपको समझ में नहीं आया कि रिटर्न कैसा मिलेगा। सीधा साधा गवर्नमेंट की एक स्कीम है एनपीएस, आपने भी सुना होगा, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो इसमें कीजिए निवेश। अगर आप 20s में हैं, जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे निवेश उतना अच्छा रिटर्न पाएंगे। 20s की गाड़ी मिस हो गई है, 30s में है तब भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं, 40s में है तब भी आप निवेश कर सकते हैं। रिटर्न जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर अभी तक रिटायरमेंट के लिए आपने एक ठोस प्लानिंग नहीं की है, कोई ठोस इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो एनपीएस की स्कीम के बारे में आज मेरी काम की बात में जान जाइए। और अगर अभी तक इसमें निवेश नहीं किया है तो इसको समझकर इसमें निवेश की शुरुआत कर सकते हैं आप। मैं हूं प्रियंका संभव। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए काम की बात लेकर आऊँ, और मुझे लगता है रिटायरमेंट प्लानिंग में हम सभी ना बहुत ही ढीले रहते हैं, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ढीले नहीं रहिए। सरकार की ये अच्छी स्कीम है और इसका फायदा उठाइए। तो आज इसकी निटी ग्रिटी समझिए मेरे साथ। मेरा ये वीडियो अगर आप मेरे चैनल में देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, ताकि इस तरह के काम की बात के वीडियोज आपसे मिस ना हो। और सत्य हिंदी पर अगर आप मेरे ये वीडियो देखते हैं तो सत्य हिंदी के YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आज काम की बात में मैं लेकर आई हूं एनपीएस की बात, नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी कि आपके रिटायरमेंट की बात। मुझे पता है ये बात बहुत बोरिंग लग सकती है, लेकिन ये प्लानिंग जरूरी है। सरकार की ये एक सिंपल स्ट्रेट स्कीम है और मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए कि स्कीम में क्या है। आप इसमें निवेश करें या ना करें ये आपका फैसला है, लेकिन कम से कम समझ तो लीजिए कि इसमें क्या क्या आपको ऑफर किया जा रहा है। और अगर अभी तक आपने रिटायरमेंट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो एनपीएस पर आपको नजर जरूर डालना चाहिए। एनपीएस की शुरुआत 2004 में हुई। केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पहले इसमें इन्वेस्ट कर पाते थे, लेकिन 2009 से ये सबके लिए इसे ओपन कर दिया गया। इनफैक्ट जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट करके अपने पेंशन के लिए बचत कर सकते हैं। तो सबके लिए है ये। और इसके सबसे खास फीचर जो है उसकी शुरुआत ना मैं इसके आखिरी फीचर से करती हूँ, यानी कि जब आप 60 साल के होंगे तो कैसे एनपीएस आपको फायदा देगा। जब आप 60 साल के होंगे तो आप 60 साल तक इन्वेस्ट करते जाएंगे, एक कॉर्पस क्रिएट करेंगे, और इस कॉर्पस से सबसे पहले तो आपको 60 साल की उम्र के बाद एक लमसम मिलेगा। इसका 60% हिस्सा आपके हाथ में होगा। दूसरा जो 40% हिस्सा है उससे आप एक एन्युटी प्लान खरीदेंगे और इसके जरिए आप हर महीने अपने आप को पेंशन दिलवा रहे होंगे, यानी एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम आपकी होगी। लमसम प्लस आप पेंशन भी आप कमाएंगे एनपीएस से आगे जाकर। बहुत ही आसान है एनपीएस का अकाउंट खोलना। आप किसी भी बैंक में जाकर ये अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही में एनपीएस का अपना पोर्टल है, वहां पर भी आप जाकर इसे खोल सकते हैं। और ये जो बैंक्स हैं जो आपको ये अकाउंट खोल देंगी आपके लिए, उन्हें पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पीओपी कहा जाता है, पीओपी सर्विस प्रोवाइडर, यानी पीओपीएसपी। तो आप अपने बैंक से पूछिए, वो आपको ये सुविधा दे रहे होंगे, या फिर आप ईएनपीएस जो है इनकी वेबसाइट वहां पर भी जाकर ये अकाउंट खोल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको एक 12 डिजिट प्रैन नंबर मिलता है। सुनने में पैन है लेकिन ये प्रैन है। बेसिकली ये परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, और ये आपकी जिंदगी भर सेम ही रहेगा। ये आपकी आइडेंटिटी होती है। तो इस प्रैन नंबर को आप जो है आपको दिया जाएगा और उसके बाद आप इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। तो आपको 12 डिजिट का प्रैन मिल गया है। अब आप एक एनपीएस स्कीम होल्डर बन गए हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि इस स्कीम को रेगुलेट करती है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी रेगुलेटर होती है। और जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम है वो काम करती है एनएसडीएल। और एनपीएस के 2 अकाउंट होते हैं, टियर 1 और टियर 2।
टियर 1 जो है वो प्योरली पेंशन स्कीम है और टियर 2 जो है एक तरह का इन्वेस्टमेंट स्कीम की तरह आप इसमें पैसा कभी भी डाल और निकाल सकते हैं। टियर 1 में ये आप पर पाबंदी रहेगी कि आप जब तक 60 साल के नहीं होंगे तब तक आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। टियर 2 वही लोग खोल पाएंगे जिनके पास टियर 1 अकाउंट है। तो आप जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे मिनिमम आपको साल में 1000 का इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, वरना ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इनफैक्ट मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप 1000 नहीं बल्कि हर महीने अपनी सैलरी का एक छोटा हिस्सा ही सही पर इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहिए और आप अपने ओल्ड एज के लिए कॉर्पस तभी एक अच्छा खासा क्रिएट कर पाएंगे। तो एनपीएस में जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको फायदा कैसे मिलेगा, ये जान लीजिए कि इसमें सरकार कोई इंटरेस्ट नहीं देती है। आपको फायदा मिलेगा जो इस पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा, और ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है, वो पीएफआरडीए के रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स हैं। अभी 8 ऐसे ही पेंशन फंड मैनेजर्स हैं जो आपके पैसे को लेकर के आगे फंड्स में निवेश करते हैं, और इन फंड्स का निवेश इक्विटी में होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है, कॉर्पोरेट कुछ डेट फंड्स में होता है, साथ में ऑल्टरनेटिव फंड्स में भी होता है। और ये फंड मैनेजर्स जो हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं पीएफआरडीए के, और इन्हीं के पास आपका पैसा रहता है और इन फंड्स में जाता है, और इन फंड्स की जैसे जैसे ग्रोथ होती है उसका रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट में ऐड होता रहता है। चलिए, तो आपने समझ लिया कि कैसे आप खोल सकते हैं, टियर 1 और टियर 2 में क्या फर्क है, आपका पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है पेंशन फंड मैनेजर्स के जरिए। लेकिन आपको एक और चीज करनी होगी, यहां आपको चूज करना होगा कि आप किस तरह से अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि फंड मैनेजर करे, जिसमें कि हर एनपीएस होल्डर को 2 चॉइसेस मिलते हैं, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस, यानी जिसे लाइफ साइकिल फंड्स भी कहा जाता है। तो एक्टिव चॉइस में एक एनपीएस होल्डर खुद तय कर सकता है कि वो अपने पैसे का कितना एक्सपोजर इक्विटी में चाहता है, या कुछ वो चाहता है कि बॉन्ड्स में इसका एक्सपोजर हो, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इसका एक्सपोजर हो, और आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और इसे बदल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सब में नहीं, कि आप इन सारे एसेट्स को ट्रैक नहीं करना चाहते हैं, इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो ऑटो चॉइस यानी कि लाइफ साइकिल फंड्स आप लीजिए, जिसमें फंड मैनेजर्स आपके लिए तय करते हैं कि कितना एक्सपोजर इक्विटी में होगा, और ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी एज कितनी है। उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी इक्विटी में एक्सपोजर जो है वो साल दर साल कम होता जाता है। तो फंड मैनेजर आपके लिए एक फंड बना देगा, उसमें वो पैसा आप हर महीने डालेंगे, आपको हर समय उसे ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती है। ये होता है ऑटो चॉइस में, इसे लाइफ साइकिल फंड भी कहा जाता है। अब समझते हैं कि एनपीएस आपको टैक्स में किस तरह की छूट दिलवाता है, क्योंकि हम सभी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो ये एक टैक्स का जो लालच है ना, इसे नहीं छोड़ पाते हैं, और ज्यादातर लोग कई बार तो इसलिए ही इन्वेस्ट करते हैं कि उन्हें टैक्स छूट मिल रही है। खैर, इसके लिए आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये आपको देखना चाहिए कि ये आप अपने रिटायर्ड लाइफ के लिए एक सेविंग कर रहे हैं। तो एनपीएस के जरिए आप 80CCD1 का जो सेक्शन है उसके तहत आप जो है 1.5 लाख तक की जो एटीसी की लिमिट है उसमें जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप वहां पर भी एनपीएस की छूट ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ये 1.5 लाख को क्रॉस नहीं कर सकती है। हालांकि इस सेक्शन को 80CCD1 कहा जाता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो एटीसी के अंतर्गत ही ये आती है। तो अगर आपने एटीसी में सारे इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं, 1.5 लाख तक आपने इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं, तो फिर एनपीएस के लिए इसमें जगह नहीं बचती है। लेकिन इसीलिए 80CCD1 भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने एटीसी पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर लिया है और आप एनपीएस में निवेश कर रहे हैं तो 50,000 आप इसमें डिडक्शन अपने इनकम पर ले पाएंगे एनपीएस के इस निवेश से 80CCD1B से। यानी कि ये पूरा जो है फिर हो जाता है 2 लाख की छूट आपको एक तरह से मिल रही। मान लीजिए आपने कोई और निवेश नहीं किया, आप सिर्फ करते हैं एनपीएस में, तो आप 2 लाख तक की पूरी छूट ले सकते हैं। यानी 80CCD1 के तहत 1.5 लाख और 80CCD1B के तहत 50,000 और यानी 2 लाख तक की इनकम में आप डिडक्शन ले पाएंगे एनपीएस में निवेश के जरिए। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को भी आप अपने डिडक्शन में शामिल कर पाएंगे, यानी उतने से आप अपने इनकम को कम करके बता सकते हैं। तो ये 3 छूट जो है आपको एनपीएस में मिलती है।
जब आप इसे विड्रॉ करते हैं, जब आप 60 साल के होकर के इसे जब आप विड्रॉ करते हैं ना, तो भी 60% जो आप लंपसम एक बार में लेंगे उस कॉर्पस से, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हाँ, जो एन्युटी आप लेंगे यानी आप मंथली पेंशन जो ड्रॉ करेंगे इस एनपीएस से, वो आपकी इनकम का हिस्सा माना जाएगा और आपके स्लैब के हिसाब पर उस पर टैक्स जरूर लगता है। एनपीएस से आप कब और कैसे पैसे निकाल सकते हैं ये समझ लेते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि जब आप 60 साल के होंगे तो 60% आप ले सकते हैं लंप सम, 40% आपको एन्युटी में इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप 60 साल के पहले विड्रॉ करेंगे पैसे तो फिर आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप केवल 20% हिस्सा ही निकाल पाएंगे। 80% जो है वो एन्युटी स्कीम में जाएगा और आपको फिर 60 साल के बाद उस पर पेंशन मिलेगी। एनपीएस स्ट्रिक्ट है अपने प्रीमेच्योर विड्रॉल्स को लेकर के। वैसे अगर आप 3 साल तक कंटिन्यूसली एनपीएस में निवेश करते रहेंगे और 3 साल के बाद कोई इमरजेंसी आती है जिसमें आपके हेल्थ को लेकर कोई समस्या है या फिर आप हायर एजुकेशन के लिए कुछ पैसे चाहते हैं, तो आपको ये इजाज़त है कि आप कुछ पार्शियल पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। पूरे लाइफ स्पैन में आप 3 बार इस तरह के पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि 3 साल तक कंटिन्यूस आपने पेमेंट किया होगा एनपीएस का। 3 साल के लॉक इन के बाद ही पार्शियल विड्रॉल की इजाज़त मिलती है। 8 पेंशन जो फंड मैनेजर्स हैं इनके बारे में आप जानकारी जाकर के ENPS के पोर्टल से जान सकते हैं। अब वैसे SBI का फंड है, साथ ही में UTI का है, ICICI का है, HDFC का है, तो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा होमवर्क ज़रूर कर लीजिएगा कि इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अब मिनिमम आपको साल में 1000 रुपए तो अपने एनपीएस अकाउंट में डालने ही डालने हैं, क्योंकि अगर आप 1000 रुपए भी नहीं डालेंगे तो ये अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसे एक्टिव रखने के लिए 1000 तो मिनिमम आपको डालना ही चाहिए, लेकिन मैं कहूँगी 1000 से ज़्यादा डालिए, क्योंकि मैं आपके लिए कैलकुलेशन लेकर आई हूँ। और मैंने शुरुआत में ही कहा था जो लोग 20s में है ना, उन्हें तो ज़्यादा सोचना चाहिए। उन्हें आई होप उन्होंने ये वीडियो अभी तक बंद नहीं किया होगा, उन्हें इसलिए ज़्यादा सोचना चाहिए कि ये कैलकुलेशन मैं उन्हीं के लिए लेकर आई हूँ। अगर आप हैं 25 साल के तो 60 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है, यानी आपके हाथ में है 35 साल। आप हर महीने मन मार के, पॉकेट मार के, जहां भी कटौती करनी है वो करके 5000 रुपए जमा करते रहिए, जमा करते रहिए। जब आप 60 साल के होंगे तो आपका कुल इन्वेस्टमेंट होगा इसमें 21 लाख रुपए। लेकिन आपको पता है आप किस कॉर्पस पर बैठे होंगे? अगर 10% के रिटर्न के हिसाब से देखें तो ये 21 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट जो है आपके लिए कॉर्पस क्रिएट कर रहा होगा 1,91,00,000 रुपए का। और इसमें से 60% करीब 1,14,00,000 के आसपास सीधा लंप सम आपके हाथ में आएंगे, और जो बाकी बचे हुए 75 लाख के आसपास कुछ पैसे जो होंगे उससे आपको एक एन्युटी लेना होगा। PFRDA जो है वही उसी के रजिस्टर्ड कुछ एन्युटी स्कीम्स के जरिए, और ये एन्युटी स्कीम फिर आपको हर महीने पेंशन देगी। अब बताइए ऐसा कॉर्पस आप कहाँ इन्वेस्ट करके जुटा पाएंगे? आप 1,91,00,000 का कॉर्पस होगा आपके पास, जिसमें से 60% तो सीधा सीधे आपके हाथ में आ जाएंगे। तो अच्छा खासा कॉर्पस है। केवल 5000 रुपए के हर महीने के निवेश से आप इसे बना पाएंगे। तो एनपीएस के बारे में जरूर सोचिए। रिटायरमेंट के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है तो एनपीएस एक अच्छी स्कीम है जो आपको आपके रिटायरमेंट के लिए ज्यादा सुरक्षित फाइनेंशियली बनाने में मुझे तो कामयाब नजर आ रही है। तो उम्मीद करते हो कि रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ आपने सोचना थोड़ा बहुत शुरू कर दिया होगा। नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। मेरी काम की बात देखते रहिए और इस तरह की बात जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप सत्य हिंदी के YouTube चैनल पर देखते हैं मेरे ये वीडियोस, तो सत्य हिंदी के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।